नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ने के साथ अन्य फसलों को लगाकर कमाएं अच्छी आय। गोभी वर्गीय फसलों में DBM कीट की रोकथाम। अपने प्रदेश में गन्ने की खेती उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन इस लाभ को मिलने में लंबा समय लग जाता है। इसीलिए अगर किसान गन्ने की खेती के साथ कम अवधि में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करे तो न केवल गन्ने की फसल से उत्पादन मिलेगा, बल्कि इसके साथ सहफसली खेती से भी उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो आप कैसे करें गन्ने के साथ सहफसली खेती? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ललिता राणा से। राम राम किसान भाइयों, आज हम गन्ना में सहफसली खेती के बारे में बात करने वाले हैं। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। गन्ना सामान्यतः वसंत काल एवं शरद काल में उगाई जाती है। शरदकालीन गन्ना में धीमी वृद्धि होने के कारण एवं रिक्त स्थान होने के कारण खरपतवारों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण गन्ना की उपज में काफी क्षति होती है। इस क्षति को कम करने के लिए गन्ना किसान सहफसली खेती को अपना सकते हैं। गन्ने के साथ सहफसली खेती करने से होने वाले लाभ की बात करें तो सहफसली खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। इस फसल प्रणाली में गन्ने के साथ दलहनी फसलों को उगाकर मृदा स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। सहफसली खेती में मृदा से नमी, पोषक तत्व, प्रकाश एवं खाली स्थान का समुचित उपयोग होता है। साथ ही फसल में श्रम, पूंजी, पानी, उर्वरक इत्यादि को बचाकर लागत को कम कर सकते हैं और इससे अतिरिक्त आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि सहफसली खेती क्या है। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतारों में एक समय पर एक ही स्थान पर लगाना ही अंतर्वर्ती या सहफसली खेती है। शरद काल में वसंत काल की अपेक्षा सहफसली खेती कर सकते हैं। सहफसली खेती में चना, मसूर, धनिया, मंगरेला, आलू एवं अन्य दलहनी एवं तिलहनी फसल को हम शरद काल में ले सकते हैं। बसंत काल में सब्जी एवं कद्दू वर्गीय फसल ले सकते हैं। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है और इसकी प्रारंभिक वृद्धि धीमी गति से होती है। ऐसे में विभिन्न सब्जी वाली फसलें जैसे गोभी, भिंडी, लहसुन, प्याज, पत्ता गोभी, आलू आदि को लगाया जा सकता है। वहीं दलहनी फसलों में राजमा, मटर, चना, मसूर, तिलहनी फसलों में सरसों, तोरिया, राई, अलसी आदि फसलों को लगाया जा सकता है। ये फसलें कम अवधि में तैयार हो जाती हैं। गन्ने की सहफसली खेती के लिए आमतौर पर खेत की तैयारी सामान्य खेती की भांति की जाती है। एक बार खेत की गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत को समतल कर क्यारी बना लेनी चाहिए और अंतिम जुताई के पूर्व 12 टन गोबर की खाद खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। गन्ना की बुआई करते समय गहरी जुताई जरूर करें, जिससे कि मिट्टी काफी भुरभरी होगी और गन्ना की जमाव के लिए काफी अच्छी होगी। साथ ही साथ यह सहफसली खेती को भी काफी लाभ प्रदान करेगी। गन्ना की अनुशंसित किस्में जैसे कि COP 112, BO 91, लहसुन की अनुशंसित किस्म लहसुन बादशाह, आलू की किस्म कुफरी सिंदूरी, कुफरी ज्योति,
कुफरी चिप्स सोना वन ये सब ले सकते हैं। राजमा की अनुशंसित किस्म PDR 58 ले सकते हैं। ईख के साथ आलू की फसल लगाने के समय या तो हम जोड़ी पंक्ति में लगाएंगे या फिर एकल पंक्ति भी लगा सकते हैं। गन्ने के साथ सहायक फसल के रूप में सरसों के लिए बीज दर 2 से 3 किलोग्राम, राई के लिए 3 से 4 किलोग्राम, मसूर और चने के लिए 20 से 25 किलोग्राम, मटर के लिए 60 से 70 किलोग्राम, राजमा के लिए 10 किलोग्राम, आलू के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए और इनकी बुआई 2 कतारों के मध्य खाली पड़े स्थान पर या गन्ने के पौधों के बीच खाली पड़े स्थान पर करनी चाहिए। इसी प्रकार नर्सरी में तैयार सब्जी वाली फसलों को रोपना चाहिए। गन्ने के मध्य इन फसलों की रोपाई और बुआई फसल के प्रकार पर निर्भर करती है। दलहनी एवं तिलहनी फसल को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक या 2 पंक्ति में 2 कतारों के बीच में ले सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि दलहनी फसल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस को प्रदान करती है, इसलिए अतिरिक्त नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का व्यवहार करना जरूरी नहीं है। उर्वरक एवं खाद का व्यवहार शुद्ध फसल के बराबर ही होता है। गन्ने की सहफसली खेती में खाद और उर्वरक की मात्रा सामान्य खेती के समान दी जाती है, जैसे यूरिया 280 किलोग्राम, DAP 190 किलोग्राम, पोटाश 120 और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। सहफसली खेती में गन्ने की कतार में गन्ने का उर्वरक और साथ ली जाने वाली फसल में उसका उर्वरक अलग अलग देना चाहिए। और दूसरी बात, गन्ना किसान सहफसली खेती लेते समय या फिर केवल गन्ना लेते समय गन्ना का उपचार या और सहफसली फसल का भी उपचार जरूर करें। फसल चाहे कोई भी हो, उनको प्रारंभिक अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशक कीटनाशक से अवश्य ही उपचारित करना चाहिए। साथ ही दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैव उर्वरकों से उपचारित करना चाहिए। इसके साथ ही गन्ना किसान खरपतवार प्रबंधन का भी अवश्य ध्यान रखें। यदि वे सहफसली खेती लेते हैं तो उस समय गन्ना किसान खरपतवार नाशी 2,4-D एट्राजिन का उपयोग ना करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। गोभी वर्गीय फसलों की खेती अपने प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, लेकिन इसकी खेती का क्षेत्रफल जितना बड़ा है उतनी ही हानिकारक कीटों का प्रकोप भी इस फसल पर अधिक होता है, जिनसे हीरक, पृष्ठा, पतंगा कीट इस फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम समय से करना बेहद जरूरी है। तो किसान भाई इस कीट की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और जोहार। आप सभी लोग जब पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है इंसेक्ट पेस्ट का, कीट का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीट है DBM, जिसका पूरा नाम है डायमंड बैक मॉथ। ये एक पतंग वर्गीय कीट है। जब ये पतंग वर्गीय कीट रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो इसके पंख के ऊपर एक हीरे की तरह आकार बनता है, जिसके कारण इसको डायमंड बैक मॉथ बोला जाता है। फील्ड में जब देखेंगे तो इसका जो बच्चा है, जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, वही हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो ये जो लार्वा है ये पत्ते को खरोच कर खाता है, जिसके कारण पत्ते में पहले सफ़ेद कागज की तरह एक लेयर बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पे छेद हो जाता है और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
तो इसमें पत्ते में सिर्फ आपको सिरा ही दिखेगा और जो पत्ते का पूरा भाग है वो पूरा खत्म कर देता है। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैकमाथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती है। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह ये रहेगा कि आप समेकित प्रबंधन प्रणाली को अपनाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या गतिविधियां हम कर सकते हैं। तो गोभी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो एक सुझाव रहेगा कि आप मस्टर्ड जो कि सरसों जिसको बोला जाता है वो ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ करें। हर 25 रो के बाद, कैबेज के हर 25 लाइन के बाद आप एक लाइन सरसों का लगाइए। ये सरसों 15 दिन पहले लगाइए। ये एक ट्रैप क्रॉप होता है जो कि डीबीएम को आकर्षित करता है इसकी मादा को अंडा देने के लिए। और फिर इसके ऊपर जब अंडा देगा तो आप सिर्फ सरसों के ही रो में कीटनाशक या फिर उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, ताकि अंडा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा या फिर उसका बच्चा जो भी होगा वो नष्ट हो जाएगा और वो आपके मेन फसल के ऊपर नहीं आएगा। फिर दूसरी बात है कि आप अपने फील्ड में लाइट ट्रैप लगाइए, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि कितना पतंग आपके फील्ड में आया है। फिर उसके बाद आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जैविक कर रहे हो तो आप ट्राइकोग्रामा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा का ट्राइको कार्ड मिलता है जिसका आप 1 लाख से 1.5 लाख तक अंडा आपको पर हेक्टर छोड़ना होता है। तो इसके लिए आपको 5 से 6 कार्ड लगेंगे। हर 15 दिन के बाद कार्ड को बदल दीजिए। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोग रोधी प्रजाति का चुनाव करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। इसके बाद आप एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थोरेंजेनेसिस जिसको बीटी कहा जाता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। और उसके बाद आपके मन से स्प्रे ना करें, आप पहले ये भी देख लें कि आपके खेत में कितना प्रतिशत या फिर कितना संख्या में डीबीएम आया हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि 8 से 10 लार्वा जब एक प्लांट के ऊपर हो तभी आप दवा का छिड़काव करें। इसमें सबसे अच्छा कीटनाशक अगर अभी जो मार्केट में है वो हम आपको बताएंगे तो फ्लूबेंडामाइड जो कि 3 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या फिर एंडोक्सिकार्प जो 6 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, नहीं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 4 से 5 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। एक ही दवा का निरंतर प्रयोग ना करें, इसके कारण इंसेक्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर आप पहली बार एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो दूसरी बार दूसरा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। हर 15 दिन के बाद अलग अलग स्प्रे करिए। आपसे एक ही आग्रह रहेगा कि आप समेकित कीट प्रबंधन का अवलंबन करिए ताकि आपका खर्चा कम होगा और आपका फसल और आपका आय भी बढ़ेगा। धन्यवाद। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सेवर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर अगले 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आगामी 3 दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस होगा। अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 15 से 62% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20 से 26% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगले 3 दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। रबी की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद फूल आने की अवस्था से पहले करनी चाहिए। यूरिया की बची हुई आधी मात्रा सिंचाई से पहले डालना चाहिए। सरसों में सफेद रोली रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद शीर्ष जड़ दीक्षा अवस्था में और दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद कल्ले के चरण में करनी चाहिए। चने की फसल में पौधों की संख्या और खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर छटाई करें। पशुशाला में कृमिनाशक दवाओं का छिड़काव करें। बाहरी परजीवियों के लिए साइपरमेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव किया जाना चाहिए। पशुओं को ठंड से बचाएं और उन्हें ताज़ा गर्म पानी पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मगरा, जिला उदयपुर के कृषक विपुल कुमार ने। आप बटन मशरूम उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विपुल कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मशरूम की खेती करने के लिए एक विशेष प्रकार के क्रॉप रूम की आवश्यकता होती है, फसल कक्ष की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपके पास कमरे जो हैं वो कमरे पूर्ण रूप से साफ सुथरे होने चाहिए और कमरे में रैक्स बनी होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम का लगा सकते हैं। अगर एक कमरे में अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो उसमें रैक्स बनानी है आपको। 4 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 8 फीट इसकी लंबाई होगी और हर रैक्स के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप होगा। अगर आपने बम्बू का रैक्स बनाया है तो 3 रैक से अधिक नहीं बनाएंगे। 3 रैक से अधिक बनाएंगे तो क्या होगा, जो भी आपका वर्कर होगा उसके ऊपर चढ़ेगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और कमरा को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें। जब भी कमरे में आप मशरूम लगाने जा रहे हैं उससे 2 दिन या 4 दिन पहले फार्मिंग का स्प्रे कर दें ताकि उसमें कोई भी कीड़े बीमारी हो वो पूर्ण रूप से मर जाए। और कमरे के अंदर एग्जॉस्ट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए क्योंकि कमरे में जब गर्म हवा होने लगती है तो कई प्रकार की बीमारियां भी आने लगती हैं और जो है मशरूम की लंबाई बढ़ जाती है और उसका जो कैप होता है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए एग्जॉस्ट की बहुत बड़ा रोल है। तो कमरे के दरवाजे के अपोजिट एक एग्जॉस्ट भी होना चाहिए ताकि जब हम दरवाजा खोलें तो पूर्ण रूप से वेंटिलेशन हो जाए, गर्म हवा बाहर चले जाए और ठंडी हवा अंदर आ जाए। तो बटर मशरूम के लिए सबसे पहले तापमान का ध्यान रखना पड़ता है। तो तापमान अगर 14 से 24 है तो हम बटर मशरूम की खेती कर सकते हैं।
बटन मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का होता है, जिसे किसी झोपड़ी या घर में किसान उगाते हैं। सफलता से बटन मशरूम उत्पादन करने के लिए कई तकनीकी बातें महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कंपोस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण है। कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 28 दिन का लंबा समय लगता है, जिसे तैयार करने में बहुत सी सावधानियां रखनी होती है। तो कंपोस्ट बनाने की एक प्रक्रिया है। इसमें हम गेहूं का भूसा लेते हैं, तो गेहूं का भूसा लेते हैं और ये गेहूं का भूसा अगर हमें कंपोस्ट बनानी है तो कम से कम 3 कुंटल लेना ही पड़ता है। अगर आपको 3 कुंटल बटन मशरूम की कंपोस्ट बनानी है तो उसमें जो है 3 कुंटल गेहूं का भूसा लेंगे, उसमें 5 किलो यूरिया, 25 किलो गेहूं का चोकर, 8 से 9 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सारे चीज को मिक्स करते हैं। 8 फीट जो है लंबाई होगी इसकी और 4 फीट चौड़ाई और 3.5 फीट ऊंचाई एक हम शेप देते हैं और इसको अल्टरनेट 3-3 दिन पे पलटाई करते रहते हैं। तो इसको जिप्सम तीसरी या चौथी पलटाई में डालते हैं और 5वीं 6वीं पलटाई में हम फ्योडान डालते हैं, क्योंकि जब कंपोस्ट बनता है उस दौरान चलने वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं और फ्योडान डालते हैं तो ये कीड़े मर जाते हैं। लास्ट में जब लास्ट पलटाई होती है उस समय देखते हैं कि अगर अमोनिया की गंध नहीं आती है तो उसमें हम फार्मिंग का स्प्रे करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया और फंगस हो वो मर जाए। तो 28 या 30 दिन के बाद एक कंपोस्ट तैयार होती है। इस कंपोस्ट में न अमोनिया की गंध आती है और स्मेल आती है अच्छी। फिर इसमें जो है हम ठंडा करके इसमें हम बीज में मिलाते हैं। बीज मिलाने की जो प्रक्रिया है कि 1 कुंटल में 1 किलो बीज डालते हैं और अच्छी से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद पॉलीथीन की थैलियों में भर देंगे। लगभग 10 या 12 दिन के बाद इसमें मशरूम की फंगस फफूंदी आएगी और ये फफूंदी जब पूर्ण रूप से फैल जाएगी तो मीठी स्मेल आएगी। फिर इसमें पन्नी को खोल के 1.5 से 2 इंच तक आवरण मृदा की एक लेयर बिछाते हैं। आवरण मृदा क्या है? आवरण मृदा जिसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे को मिट्टी को मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें 4% फार्मिन से उपचार करते हैं और 72 घंटे तक रखते हैं। रखने के बाद जब ये तैयार हो जाता है तो फैली हुई फंगस पे इस पे हमें भूसे को जो कंपोस्ट बनी होती है उस कंपोस्ट पे हम 1.5 से 2 इंच की लेयर बिछाते हैं और बिछाने के बाद साफ पानी का स्प्रे करते रहते हैं ताकि केसिन की लेयर भीगे। अन्यथा अगर पानी नीचे चली जाती है तो कंपोस्ट सड़ने लगता है। तो इसीलिए पानी को हम स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करते हैं ताकि केसिन की जो लेयर है वही भीगे। और 10 या 15 दिन के बाद उस मशरूम के छोटे छोटे पिनहेड्स आते हैं और 20वें दिन ये मशरूम पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और जब विकसित हो जाता है तो इसको हम घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। तो लगभग पहली अवस्था जो होगी और लास्ट अवस्था लगभग 35 से 40 दिन तक इसमें मशरूम निकलता रहेगा। जो 20 से 25 ग्राम का मशरूम होता है घुमा के तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद जब उसमें खाली जगह होता है तो उसमें केसिन सॉइल को भर देते हैं ताकि उसमें से दोबारा मशरूम आ सके। तो ऐसे है और ऐसे जो है मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। मशरूम को तोड़ाई करने के बाद जो नीचे का भाग होता है उसकी कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में इसको धुलते हैं और धुल के पैकिंग करके पॉलीथीन की थैलियों में हम इसको मार्केट में बेच देते हैं। लगभग रूम टेम्परेचर पे 2 दिन तक इसको रखा जा सकता है। ज़्यादा दिन को रखने के लिए 3 से 4 दिन रेफ्रिजरेटर में रख के भी हम इसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि 2-3 दिन के अंदर इसको बेच दें, अन्यथा इसका जब काला पीला पड़ जाता है तो मार्केट में उचित रेट नहीं मिल पाता है। ध्यान रखें कि मशरूम की जब आप बटन मशरूम की खेती करेंगे तो आपको जो है कंपोस्ट में बिजाई करने के लगभग 15 दिन तक आपको पानी नहीं देना है। जब आप उसमें मशरूम के फंगस फैल जाते हैं और उसमें आवरण मृदा जब हम बिछाते हैं उसके बाद हमें साफ पानी का स्प्रे करना है और पानी स्प्रेयर मशीन से ही देना है, क्योंकि अगर आप स्प्रेयर मशीन से पानी नहीं देंगे तो पानी जो है कंपोस्ट के अंदर चला जाएगा तो कंपोस्ट खराब हो जाएगा। तो स्प्रेयर मशीन से स्प्रेयर मशीन से जो है फव्वारा जो है पतला करके और हम स्प्रे करते हैं ताकि पानी केसिन के अंदर ही जाए। और जब पतला फव्वारा रहता है तो पूर्ण रूप से केसिन के अंदर तक पानी जाता है, अंदर नहीं जाता है। और पानी आपको डेली देना है, पानी इतना देना है ताकि केसिन सॉइल की लेयर न सूखे। अगर केसिन सॉइल की लेयर सूख जाएगी तो फंगस हमारा ऊपर नहीं आएगा और ऊपर नहीं आएगा तो हमारा जो है फ्रूटिंग बॉडी अच्छी बन नहीं पाएगी। इस तरह की सावधानी बरत के अगर आप मशरूम की खेती करेंगे तो आपको काफी जो है परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी और आपको कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आपने सावधानी से अगर अच्छी तरह से आपने कमरा साफ सुथरा रखा तो बीमारियां नहीं आती हैं और बीमारियां नहीं आती हैं और इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaستhan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। घड़ी के एक एक मिनट के साथ